रिसेंटली प्रेसिडेंट ने 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया है। तो एक ना डिबेट चलती है, कोलिजियम वर्सेस एनजैक। ये डिबेट दोबारा से आ गई है, हमें समझना पड़ेगा कोलिजियम और एनजैक में क्या डिफरेंस है। तो कोलिजियम एक जुडिशियल सिस्टम है, अपॉइंटमेंट सिस्टम है। जजेस ही बताते हैं प्रेसिडेंट को कि कौन से जजेस अपॉइंट होंगे। वेयरएस जो एनजैक है, इसमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी होंगे और जुडिशरी के मेंबर्स भी होंगे। ये दोनों मेंबर्स आपस में बैठ के सलाह करेंगे, फिर प्रेसिडेंट को बताएंगे कि किसको अपॉइंट किया जाए। जैसे कि यहां लिखा हुआ है, कोलिजियम जुडिशरी कंट्रोल करती है कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा, वेयर एज एनजैक एक बैलेंस्ड कमीशन है। हम दोनों के बारे में देखेंगे, एनजैक के पॉजिटिव्स, कोलिजियम के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, ठीक है। उससे पहले हम ये देखते हैं कोलिजियम कैसे बॉर्न हुआ था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, आर्टिकल 124 पढ़ोगे अगर आप, उसमें यह लिखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द नंबर ऑफ जजेस, जितने उसको ठीक लगता है। कि साउंड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कर रहा है कि प्रेसिडेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट जजेस से पूछ के, बट ऐसा नहीं है। इसमें मेन इशू क्या है, मेन इशू है कंसल्टेशन। कि यार ये कंसल्टेशन का मतलब क्या है, कि अगर आपने किसी से कंसल्ट किया, आपको उसकी बात माननी मैंडेटरी है या फिर वो बाइंडिंग नहीं है। ये क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने 1981 में, जिसको फर्स्ट जजेस केस बोलते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो कंसल्टेशन है ना, वो कॉन्करेंस नहीं है। कहने का मतलब ये जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग नहीं है। अगर ये नंबर ऑफ जजेस ने जो प्रेसिडेंट है उसको कुछ रिकमेंड कर दिया, यार ये वाले जजेस को अपॉइंट कर दे, तो प्रेसिडेंट उसको कर दे या फिर ना करे, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो प्रेसिडेंट पे जो भी कंसल्टेशन आई है फ्रॉम द नंबर ऑफ जजेस, वो बाइंडिंग नहीं है। बट ये चेंज हो गया इन 1993 इन सेकंड जजेस केस। उसमें बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कंसल्टेशन होगी वही कंकरेंस होगी। जो कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दी है वो बाइंडिंग होगी ऑन द प्रेसिडेंट। तो इसने कोलिजियम सिस्टम को बर्थ दिया। जो सेकंड जजेस केस है ना, वहीं पे कोलिजियम सिस्टम आया कि एक नंबर ऑफ जजेस बैठेंगे, वो बताएंगे प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड या ट्रांसफर वगैरह, वो सब चीजें ये कोलिजियम बताएगा। बट इसमें ना 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि कोलिजियम सिस्टम में कितने लोग, कितने जजेस बैठेंगे। ये हुआ थर्ड जजेस केस में इन 1998। इन्होंने बताया जो कोलिजियम होगा उसमें होगा सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये कोलिजियम होगा, मतलब टोटल 5 जजेस होंगे। और जो प्रोसेस है वो फॉर्मलाइज्ड हो गया पहले से। तो अब एनजैक क्यों आया, इसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। एनजैक आया था 2024 में। ये आया क्यों, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम में ना कुछ अपेरेंट फ्लॉज हैं, हम आगे भी देखेंगे। जैसे कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, ऐसे का मतलब कि जो मेरा जज, मतलब कि मेरा अंकल जज है कोई, वो मुझे ही रिकमेंड करेगा। कोई फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम आगे देखेंगे। इसलिए ना इसको चेंज करने के लिए एनजैक लेके आए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें उन्होंने किया क्या, जो ऑलमोस्ट वीटो पावर थी कि जजेस ही बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही रिकमेंड करेंगे, उसमें इन्होंने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इंक्लूड किए। वो कमीशन में मेंबर्स क्या हैं, देखो 6 मेंबर होंगे। उसमें एक सीजीआई होगा जो चेयरपर्सन होगा, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे जो जुडिशियल मेंबर्स हैं। फिर उसमें एग्जीक्यूटिव का बंदा होगा एक, जो होगा लॉ मिनिस्टर, और सिविल सोसाइटी के बंदे होंगे 2 एमिनेंट पर्संस। तो टोटल 6 बंदे ये कमीशन में, 6 लोग बैठेंगे, 6 मेंबर्स होंगे। ये रिकमेंड करेंगे, ये कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। तो देखने में तो ठीक ही लग रहा है कि यार
3 मेंबर तो जुडिशरी के ही हैं। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के लिए एग्जीक्यूटिव और सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूड कर दिए, बट सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं लगा। एनजैक केस में 2015 में ये जो एनजैक है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वायलेट कर रहा है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस कि एग्जीक्यूटिव थोड़ी बताएगी हम जजेस को किसको अपॉइंट करेंगे। अब हम कोलिजियम के ना वो देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया था। पहला, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ना, केशव नंदा भारती जजमेंट ने में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको चेंज नहीं कर सकते। आप एग्जीक्यूटिव नहीं बताएगी कि यार कौन बंदा जज अपॉइंट होगा। ऐसा तो जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही बताते हैं प्रेसिडेंट को क्या करना है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो फेवरेट बंदे होंगे उसको अपॉइंट कर देंगे। तो इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलिजियम सिस्टम रहना चाहिए। एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट को जिसको मनाया उसको जज बिठा दिया। फिर कुछ ना इमरजेंसी के बाद ना एक केस हुआ था, उसको एडीएम जबलपुर केस बोलते हैं। इसमें हुआ क्या था, जजिस ने इसमें बोल दिया कि यार अगर आप अरेस्ट हो गए, आप जेल में बैठे हो या आप जुडिशियल कस्टडी में हो, अगर आपको सरकार ने अरेस्ट कर लिया तो आप हीबियस कॉर्पस को नहीं यूज कर सकते, कि आप जज के सामने नहीं आ सकते। हीबियस कॉर्पस मतलब कि जो बॉडी है उसको प्रोड्यूस करो, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, यार ये जो बंदा है हमारे जज के सामने लेके आओ। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल थी और ये भी कहा जाता है कि यार ये जो जजेस थे ना वो एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने ये डिसीजन दे दिया। क्यों? क्योंकि जो अपॉइंटमेंट थी वो प्रेसिडेंट करता था। तो कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करने लग जाए तो कुछ ऐसे कि जो एग्जीक्यूटिव को अच्छा लगेगा वो जजमेंट दे दी। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स को इंश्योर करता है आर्टिकल 350। आर्टिकल 50 तो आपने पढ़ा ही होगा, डीपीएसपी का पार्ट है कि हमने जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव दोनों सेपरेट रखने हैं या सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए इनमें। फिर अगर हम ग्लोबल प्रेसिडेंट्स भी देखें ना, उसमें होता क्या है, कोई भी नेशन में या स्टेट में जब जुडिशियल मेंबर्स एग्जीक्यूटिव के तरफ से अपॉइंट किए जा रहे हैं तो उसमें ना जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं बचती। तो आप अफ्रीकन कंट्रीज में देखो या फिर कोई और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में देखो, जहां भी जजेस एग्जीक्यूटिव के थ्रू अपॉइंट हो रहे हैं वहां पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस का स्कोर बहुत कम है। बट कोलिजियम में फ्लॉज तो है, अपेरेंट फ्लॉज है, वो देखते हैं। पहला, यार ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं लिखा हुआ, ये तो जजेस ने खुद ही बना लिया। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा कि यार कोलिजियम होना चाहिए, वो बताएगा, उसकी जो होगा वो बाइंडिंग होगी, कंसल्टेशन होगा, बाइंडिंग होगी। ऐसा तो कुछ नहीं। आर्टिकल 24 अभी तो देखा हमने, तो मेंशन ही नहीं है। जजेस ने खुद ही बना लिया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बना लिया, अभी खुद ही उसको कह रहे हैं यार ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है। जजेस ने खुद को ही पावर दे दी। फिर ट्रांसपेरेंसी जीरो है, अकाउंटेबिलिटी जीरो है। आपको कभी ये पता लगा कि यार आज ना जजेस अपॉइंट हुए हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, और वो ये क्राइटेरिया पे हुए हैं, जो ये जज अपॉइंट हुआ उसमें ये खूबी थी, उसने ये अच्छे काम किए हुए हैं, और 100 लोग थे, 100 में से 2 जजेस इसलिए अपॉइंट हुए हैं कि यार ये क्राइटेरिया था। कुछ नहीं पता लगता, जिसको मन में आया बिठा दिया, जो अच्छा लगा बिठा दिया। अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं है। अगर किसी जज को सुप्रीम कोर्ट ने में अपॉइंट कर दिया, उसने कुछ नहीं काम किया, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? ना जज की है, ना सुप्रीम जिसने अपॉइंट किया कोलिजियम ने, ना उसकी अकाउंटेबिलिटी है। उसके बाद एक ना अंकल जज सिंड्रोम है, आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े सीजीआईज रहे हैं, उनके बच्चे भी सीजीआई बन गए। सचिन तेंदुलकर का बेटा था, उससे आईपीएल के मैचेस नहीं कंसिस्टेंटली खेले जा रहे। तो जजेस के बच्चों में इतनी क्या खास बात है कि सारा का सारा टैलेंट ट्रांसफर हो रहा है? कोई तो इश्यू होगा ना।
जो कोलिजियम में लोग बैठते हैं ना, वो अपने ही लोगों को रिकमेंड करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। फिर ये एक स्टेट विद इन अ स्टेट बना देता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बोला था हम एक इंपीरियम विद इन एन इंपीरियम नहीं बनाना चाहते, कि अगर जजेस को हमने इंडिपेंडेंट पावर्स दे दी कि यार आप ही खुद ही अपॉइंट कर लो, तो अरे स्टेट विद इन अ स्टेट बन जाएगा कि यार ये हमारी पूरी स्टेट है, इंडिया एज अ स्टेट, और ये जुडिशरी है जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही है, अलग ही स्टेट बन गई है। इसकी कोई इंडिपेंडेंस है, कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। फिर थोड़ा सा कोलिजियम और एनजैक में कंपैरिजन देखते हैं। पहला, ट्रांसपेरेंसी पे देखें। अगर कोलिजियम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सब कुछ सीक्रेट रहता है, आपको कुछ नहीं बताने वाले हो। एनजैक में फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस था। एनजैक अब तो नहीं रहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस था। जैसे कि 6 मेंबर देखे थे, 3 जुडिशियल मेंबर थे, एक लॉ मिनिस्टर था जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, 2 मेंबर सिविल सोसाइटी से थे। अगर मान लो 3:3 हो गया, 3 लोगों ने बोल दिया इस जज को अपॉइंट करना है, 3 ने बोल दिया इसको नहीं करना, तो वीटो पावर होगी सीजीआई के पास। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे था कि यार ये 3 लोग बताएंगे कि हमने इसको क्यों अपॉइंट करना है, ये 3 लोग बताएंगे हमने इसको क्यों अपॉइंट नहीं करना। तो स्ट्रक्चर्ड वे था जो कोलिजियम में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। और इंडिपेंडेंस, पूरी तरह इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोलिजियम कभी भी किसी को रिपोर्ट नहीं करती। एनजैक में क्या है, क्योंकि लॉ मिनिस्टर के पास वोट है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, कुछ इंटरडिपेंडेंस बन जाती है। एग्जीक्यूटिव का मेंबर होता है लॉ, जो लॉ मिनिस्टर है वो जुडिशियल के कोलिजियम में भी बैठने लग गया, तो इसलिए थोड़ी बहुत इंटरडिपेंडेंस हो जाती है। फिर अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं है। जजेस कहने का मतलब है जो जज है वही अपने जज को जज करेगा कि यार ये अच्छा है या बुरा है, इसको अपॉइंट करें या ना करें। फिर एनजैक में देखें मल्टी स्टेक होल्डर चेक मैकेनिज्म बैठा था कि यार ये जज है जो, इसको ये क्राइटेरिया में हम देखेंगे यार ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि 6 मेंबर है, जो 6 के 6 हैं, 3 डिफरेंट फील्ड से आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं था कोलिजियम को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया हुआ है, जजेस ने खुद बना लिया। फिर एनजैक पार्लियामेंट में पास किया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, इसको इंक्लूड किया था, बट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया था बाद में। अब केसेस देखते हैं कि यूपीएससी में जो आपको याद रखने हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस। पहला, इसको सेकंड जज केसेस भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हमने देखा ही था जो कंसल्टेशन है उसको कॉन्करेंस बोल दिया था और कोलिजियम स्टैब्लिश हो गया था। फिर थर्ड जजेस केस, स्पेशल रेफरेंस नंबर 1, ये यार नाम सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस करके याद रख लो। इसमें नंबर ऑफ जजेस कितने बैठेंगे कोलिजियम में वो बताया था थर्ड जजेस केस में। फिर एनजैक केस, इसको आप एनजैक केस ही याद कर लो, ये सारा याद करने की जरूरत नहीं है। एनजैक केस में 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वायलेट कर रहा है। अगर हमें रिफॉर्म करने हैं, क्योंकि अब रियलिटी तो ये है यार कोलिजियम सिस्टम है, अभी अगर हमें रिफॉर्म करने हैं, आप लोगों को ये रिकमेंडेशन देनी है कोलिजियम सिस्टम को हम कैसे बेटर करें, तो ये 4 रिकमेंडेशन हैं। पहली, यार एटलीस्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तो बना दो। यार कोलिजियम में हम किस बेसिस पे जज को रिकमेंड कर रहे हैं यार इसको अपॉइंट कर दो, इसका प्रोसीजर तो बना दो एटलीस्ट। पहला ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, रीजंस ऑफ अपॉइंटमेंट्स आप इशू कर सकते हो। जैसे कि आप सब लोग कल को डीसी लग जाओगे, आप में मान लो किसी की रैंक 10 आ गई, तो एग्जीक्यूटिव को अगर कोई पूछे कि यार जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग है उसको पूछे यार इस बंदे को आपने आईएएस क्यों लगाया, वो बोलेंगे हमने यूपीएससी के अंडर एक पेपर कंडक्ट किया था, उसमें इसकी 10 रैंक आई, फिर हमने इसको ट्रेनिंग भी दी, उसमें भी इतने अच्छा परफॉर्म किया,
इसीलिए हमने इसको आईएएस लगा दिया। जजेस किस कहां से अपॉइंट हो रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के जजेस हैं। कैसे पता लगता है यार ये जज अच्छा है? कोई रीजन देते हैं? वो नहीं देते, बस भाई मेरे चाचे दा मुंडा, इसको लगा दो। फिर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हम लेके आ सकते हैं विदाउट अ वीटो। कहने का मतलब ये है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा दो, वो ना अपॉइंटमेंट को रिव्यू करे, बट वो जो रिकमेंडेशंस दे वो नॉन बाइंडिंग हो कि यार कि कोलिजियम ने किसी को अपॉइंट किया, कोई जज को अपॉइंट किया, मतलब प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया यार जज को अपॉइंट कर दो। इस रिकमेंडेशन को अंडर स्क्रूटनाइज करने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा दो कि एटलीस्ट हमें पता तो लगे कि हाँ यार ये सब कुछ हो रहा है। उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए ही हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, बट ये नॉन बाइंडिंग होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिसाइड थोड़ा सा अपने पे इनिशिएटिव ले ले कि डाइवर्सिटी इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों? वुमेन आज तक कोई भी सीजीआई वुमेन नहीं रही। इंडिया को कितने साल हो गए इंडिपेंडेंट हुए, वुमेन सीजीआई नहीं रही आज तक कोई। तो यार जो कोलिजियम है खुद ही थोड़ा इंटरनल चेक्स एंड मैकेनिज्म बना दे कि यार लड़कियों को रिप्रेजेंटेशन दे दो, लाइक डाइवर्स कम्युनिटीज, SC STs, इनकी रिप्रेजेंटेशन इन सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा कम है, वो जज ही नहीं बनते। आगे देखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आ जाए GS2 में, क्रिटिकली एग्जामिन द कोलिजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, इज एनजैक अ बेटर ऑल्टरनेटिव, डिस्कस। तो हमें कोलिजियम सिस्टम को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स बताने हैं। इसके नेगेटिव्स बता के ये बताना है कि यार क्या एनजैक एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। इसको हम स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो करंट अफेयर से कि 5 जजेस रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं कोलिजियम सिस्टम से, इसीलिए ये डिबेट दोबारा से आ गई है। फिर कोलिजियम सिस्टम का ओरिजिन बता सकते हो, आर्टिकल 124 से लेके जो भी केसेस हुए और जो भी हमने देखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एनजैक का केस। फिर आर्गुमेंट्स फॉर कोलिजियम हमने जो देखे, इंडिपेंडेंस, बेसिक स्ट्रक्चर, पोस्ट इमरजेंसी लेसन जो हमने देखा था केस। फिर आर्गुमेंट अगेंस्ट कि यार कोलिजियम में क्या क्या इशू है और उसको एनजैक से लिंक कर दो कि एनजैक उसको कैसे बेटर करेगा। जैसे कि ओपेसिटी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो एनजैक उसको कैसे बेटर कर रहा है। फिर वे फॉरवर्ड दे दो जो हमने पढ़े, एटलीस्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तो ले आओ भाई। कुछ आर्टिकल्स देख लो जिसको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आर्टिकल 124 देखा हमने, ये बताता है सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑन द कंसल्टेशन विद द नंबर ऑफ जजेस। इसमें कोई कोलिजियम मेंशन नहीं है। सेकंड जजेस केस देख लिया हमने, थर्ड जजेस केस देख लिया हमने, 99th अमेंडमेंट देख लिया हमने, फिर उसका ही एनजैक का वर्डिक्ट देख लिया हमने। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं और केसेस हैं आपको इंपॉर्टेंट है और याद होने चाहिए। फिर MCQ देख लेते हैं। प्रीलिम्स में ना ऐसे इस पे क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आपको ये याद रखना है कि कोलिजियम आर्टिकल 124 में नहीं मेंशन्ड है, ये सेकंड जजेस केस में आया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है कोलिजियम कोई। फिर कई बार ये लिख देते हैं यार फर्स्ट जजेस केस में कोलिजियम एस्टैब्लिश हुआ था, ऐसा नहीं है। सेकंड जजेस केस में हुआ था और थर्ड जजेस केस में ये बताया था CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस अपॉइंट होंगे, मतलब वो कोलिजियम का पार्ट होकर बनेंगे। फिर ये बोल देते हैं यार 5 सीनियर अग्रीड टू स्ट्राइक एनजैक। इसमें क्या है कि जब ये एनजैक वाला केस चला था 99th अमेंडमेंट वाला केस, उसमें ये कभी कभी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाती है सब के सब जजेस ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, बट ऐसा नहीं है। जो वर्डिक्ट आई थी 4:1 आई थी, एक जस्टिस थे जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट था, आप सब इस पे आंसर ट्राई करना।